नमस्कार मित्रों, एक बार आपको फिर से स्वागत है प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक टीचिंग एप्टीट्यूड प्रश्नों के इस सेट के साथ। ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का 12वां सेट है। अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखें तो आप वो भी जाकर देख लें और अपने 2-3 मित्रों को शेयर कर दें ताकि इसका लाभ वो भी उठा सकें। इसके बाद हम 4-5 सेट और लाएंगे और उसके बाद हम बीएड और डीएड से संबंधित प्रश्नों का सेट लाने लगेंगे। तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें। तो चलिए आइए अब शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। चलिए, 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों के लिए साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो वो कार्यक्रम है साक्षरता मिशन कार्यक्रम है। अगला है, निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज्यादा बड़ी रुकावट बन सकती है? संप्रेषण के लिए सबसे अधिक बड़ी रुकावट हो सकती है संवेगात्मक अवरोध। ये संप्रेषण जो होता है, किसी चीज़ को हम किसी को मैसेज भेजते हैं या किसी चीज़ को बोल के बताते हैं और उधर से कोई फीडबैक हमें प्राप्त हो जाता है तो हम उसको संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के बारे में और डिटेल से कई फिर से एक वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि संप्रेषण भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ से। सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि फीडबैक की प्रणाली कमजोर होती है। फीडबैक मतलब होता है प्रतिपुष्टि, उधर से हमें कोई जवाब मिलना। यानी कि जब हम किसी बड़े समूह के लोगों के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ बता रहे होते हैं, तो उनसे फीडबैक प्राप्त करना हमें थोड़ा सा मुश्किल रहता है, कमज़ोर हो जाता है। मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है ये हम नहीं जान पाते हैं। आइए अगला प्रश्न है, किस शैली के शिक्षण को आधुनिक युग में उत्तम माना गया है? आधुनिक युग के उत्तम शिक्षण शैली को माना गया है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति। अगला प्रश्न है, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावी स्रोत हो सकती है? पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावी स्रोत हो सकती है यदि पुस्तकों में विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया हो। विषय वस्तु जो है पुस्तक का उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया गया हो तो वो अच्छे से समझ में आती है। अगला है, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। तो इसका मतलब है कि वे संप्रेषण के सिद्धांतों को नहीं मान रहे हैं। संप्रेषण के सिद्धांतों में एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से हम जान लेते हैं कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षक आचार संहिता होता है जो शिक्षक के मानक व्यवहारों का जो सूचक होता है। शिक्षक आचार संहिता में वो लिखा रहता है, शिक्षक की मानक व्यवहारों की सूचक होता है। नए नए संचार के माध्यमों के विकास ने शिक्षक के दायित्व को क्या किया है? बढ़ा दिया है। एक कुशल प्रचार के लिए आवश्यक है कि वह मानवीय गुणों से भरपूर व्यक्तित्व और नेतृत्व की क्षमता वाला हो। उसमें क्या हो? मानवीय गुण भरपूर हो और नेतृत्व की क्षमता से वह परिपक्व हो। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। देखिए, सामाजिक संयोजन का कठिन काल कहा है जो पूर्व किशोर अवस्था में जो लड़का और लड़कियां होती हैं उनको समाज के साथ संबंध स्थापित करने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए पूर्व सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा गया है पूर्व किशोर अवस्था। एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अगर जब शिक्षक नवनियुक्त है तो छात्रों से पूर्व परिचय और प्रत्याशाओं का आदान प्रदान करना चाहिए क्लास में। उससे छात्र से वो क्या आशा रखता है और उससे छात्र क्या आशा रखते हैं, इसका आदान प्रदान कक्षा में कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। यह शिक्षा का काम हर स्तर पर होगा, चाहे वो पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, यानी हर स्तर पर होगा। आपको अध्यापक कार्य क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें आपकी रुचि है, इसलिए आपको अध्यापन का कार्य पसंद है। शिक्षक के रूप में आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि इसे स्कूल प्रशासन में सहयोग प्राप्त होता है। स्कूल प्रशासन को सहयोग प्राप्त होता है। आपकी राय में छोटे बच्चों की कितनी आयु से स्कूल भेजना चाहिए? तो बच्चों को 3 वर्ष के बाद हम स्कूल में भेज सकते हैं।
अध्यापक का वास्तविक लाभ तब होगा जब वह गृह कार्य को नियमित रूप से जांचे और छात्रों को उनकी गलतियां बताता रहे, छात्रों से हो रही गलतियां को छात्रों को बताता रहे। अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है? अध्यापक का वास्तविक कार्य है छात्रों की प्रतिभा को सर्वोन्मुखी विकास करना। सभी तरफ से छात्रों की इस प्रतिभा का विकास अगर शिक्षक कर दे तो उसका कार्य संपन्न होता है। अपने छात्रों को समझने के को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, बालक कैसे सीखता है ये होना चाहिए, बालक की रुचियां, अभिरुचियां और प्रवृत्तियां जो है और उनकी ज्ञान चाहिए, यानी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान न हो तो वह क्या करेगा? वह क्या करेगा कि छात्रों को विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएगा। वो अगर मनोविज्ञान का विकास नहीं हो तो छात्रों के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं पैदा कर पाएगा। चुपचाप पढ़ने विधि से क्या होती है? बोध क्षमता का विकास बढ़ती है। चुपचाप पढ़ने से बोध क्षमता का विकास बढ़ती है। शिक्षक अक्सर छात्रों का टेस्ट लिया करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके द्वारा की जा रही प्रगति का अनुमान लगाता रहता है। छात्र लगातार काम में लगे रहते हैं और आगे की पढ़ाई योजना में मदद मिलती है, पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलती है। यानी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। प्रधानाध्यापक अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकेगा यदि वह अध्यापकों के सहयोग व उनकी सहमति से कोई निर्णय लेगा तो उसका कार्य क्या होगा? बेहतर हो जाएगा और अच्छे ढंग से वह संपादित कर सकेगा अपने कार्य को। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? इसका जो डी नंबर है वो सही है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान अलग अलग है। यही लक्षण नहीं पूछ रहा है इसलिए तो यही आंसर होगा। बाकी सब आंसर सही है कि जन्मजात होती है, मनुष्य को सीखने में सहायता करती है या अर्जित की जा सकती है, ये सब सही है, लेकिन नहीं पूछ रहा है तो डी नंबर इसका आंसर सही होगा। बच्चों में रटने की आदत डालने में आपकी क्या राय है? तो क्या है कि कुछ चीज़ें रटने से ही, कुछ चीज़ों को रटना जरूरी होता है। बिना कुछ चीज़ों को रटे हम नहीं सीख पाएंगे। छोटे बच्चों को रटाना थोड़ा सा पड़ता है क्योंकि उनकी समझ थोड़ी उतनी विकसित नहीं होती हुई रहती है। दंड का अपेक्षित प्रभाव कब पड़ेगा? जब दंड के पीछे छात्रों को सुधारने की भावना हो। दंड से बदले की भावना ना हो करके, बल्कि छात्रों को सुधारने की भावना हो। शिक्षण के दौरान कक्षा शिक्षण के दौरान जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं और शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो क्या होता है? पढ़ाई अधिक रोचक हो जाती है, बच्चों का ज्ञानवर्धन अधिक होता है और बच्चों का पढ़ाई में सहभागिता बढ़ती है। यानी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्नों को दोहराना नहीं चाहिए और ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिसका उत्तर प्रश्न में ही दिया गया हो। कक्षा के बच्चों को स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट का उदाहरण किस प्रोजेक्ट का उदाहरण है? स्वाध्ययन मतलब कि खोज विधि का। खुद से बच्चा स्वाधीन कर रहा है। स्वाधीन अध्ययन मतलब कि अपने से खुद से कर रहा है, तो वो क्या है? खोज विधि का है। छात्रों को गृह कार्य दिया जाए तो वह क्या होना चाहिए? पढ़ाए गए पाठ पर आधारित गृह कार्य होना चाहिए। समझदार छात्र वह है जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेता है। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? सिर्फ पाठ्य पुस्तक विधि को अपनाएंगे तो सबसे कमजोर विधि हो जाएगी। किनके व्यवहारों का छात्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है? तो अध्यापक के व्यवहार का छात्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है। किस विधि से छात्र सबसे अधिक अच्छी तरह से सीखते हैं? स्वयं करके छात्र सबसे अधिक सीखते हैं। छात्रों को जो लिखित कार्य करते हैं उन शिक्षक को कब जाना चाहिए? लिखित कार्य होने के तुरंत बाद उसको चेक कर लेना चाहिए बच्चों को, क्योंकि दूसरे से नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। और अगला है, कक्षा शिक्षण के दौरान
छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक को यथार्थ जीवन के उदाहरणों को भरपूर प्रयोग करना चाहिए। छात्रों से भरपूर चर्चा का अवसर देना चाहिए। शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षण के दौरान अनेक विधियों का प्रयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, अर्थात ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षक शिक्षण विधि के सबसे अधिक सीखता है तब किससे? अब मान लीजिए कि शिक्षण में शिक्षक भी सीखता है कुछ न कुछ, और वो सबसे अधिक अपने छात्रों से सीखता है। शिक्षक का मूल कार्य क्या है? शिक्षक का मूल कार्य है छात्रों के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। अनुकूल वातावरण तैयार करना शिक्षक के लिए मूल कार्य है। अगर इस कार्य को शिक्षक कर लेता है तो फिर उसको शिक्षण कार्य करने में कठिनाई नहीं होगी। अभिप्रेरणा क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? उसको जिम्मेदारी दे दीजिए, वो बच्चा खुद उसमें अनुशासन खुद आ जाएगा। छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? अब मान लें छोटा बच्चा है तो उसको जबानी बताकर तो देंगे नहीं, बोल कर तो दे नहीं सकते हैं, श्याम पाठ पर लिखने से भी नहीं होगा, उसके डायरी में लिख कर देना होगा। छोटे बच्चों को गृह कार्य उसकी डायरी में लिख करके हम दे सकते हैं। कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय सबसे ठीक समझते हैं? मतलब कि जो बच्चा जानबूझ के कक्षा दौरान मतलब कि व्यवधान ला रहा है तो उसको क्या करेंगे? उसको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, उस पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित नहीं करेंगे, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। शिक्षक के रूप में किसी छात्र के व्यवहार को सबसे गंभीर कब लेंगे? कैसे जानेंगे कि छात्र का व्यवहार बहुत गंभीर है? जबकि पढ़ाई के समय दूसरे किसी बात अगर वह नहीं कर रहा है तो समझ जाएंगे कि पढ़ाई भी वो गंभीरता से पढ़ रहा है, गंभीरता से ले रहा है कक्षा को। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता है, ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? उसको हम बताएंगे, अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। अपने दृष्टिकोण का मतलब बताएंगे, अपने दृष्टिकोण का औचित्य उसको बता देंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से क्या होता है? इस विधि से अध्यापक को पता लगता रहता है कि छात्र कितनी पाठ को समझ रहे हैं। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है। छात्र अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, अर्थात ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पाठ के लिए, ज्ञान पाठ के लिए। ज्ञान पाठ के लिए क्या करना चाहिए? हार्वर्ड की 5 चरण वाली प्रणाली का प्रयोग में किया जाता है। हार्वर्ड की 5 चरण वाली प्रणाली जो है उसके बारे में हम फिर बता देंगे। उसमें होता है प्रस्तुतिकरण और बोधन, संबंध, इस तरह से 5 होता है। उसको हम बता देंगे बाद में डिटेल से। शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग। शिक्षा के प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। सही विषयों के शिक्षण के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जा सकता है, सही विषयों के लिए। बुनियादी शिक्षा का आधार क्या है? बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि इसमें पाठ विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक इसको माना गया है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक कौन था? शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तक थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जिसका आर्म स्ट्रॉन्ग होगा उसी का हाथ स्टिक की तरह हो सकता है। ह्यूरिस्टिक यानी स्टिक, जिसका आर्म स्ट्रॉन्ग होगा उसी का हाथ स्टिक की तरह हो सकता है। ह्यूरिस्टिक को आर्म स्ट्रॉन्ग विधि। शिक्षण परियोजना पद्धति। शिक्षण परियोजना पद्धति कौन सी है? प्रोजेक्ट केंद्रित है। तो आप इसको प से परियोजना और प्र से प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट केंद्रित होता है। इसे इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। डाल्टन योजना। तो डाल्टन योजना को जो होता है अल्प आयु बालकों के लिए होता है। मतलब कि अल्प आयु के बच्चों पर डाल्टन यानी टन भर का वजन नहीं डाल सकते, यानी बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। इसमें तो उपयुक्त दिख रहा है, तो उपयुक्त इसका आंसर सही होगा। तो इस तरह से अल्प आयु के बच्चों के लिए टन भर का वजन डाल दो, डाल्टन। तो अगला है
शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है? शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। सबसे सही आंसर होगा यही होगा। बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने होते क्या करेंगे? उनको हमेशा क्रियाशील रखेंगे, कुछ न कुछ करने को हमेशा देते रहेंगे, वे क्रियाशील बने रहेंगे उनकी ज्ञानेंद्रियाँ। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? किसी भी पाठशाला में जहाँ पढ़ने का वातावरण हो, किसी भी पाठशाला में पढ़ा सकते हैं जहाँ पे पढ़ने का वातावरण हो। संचयी अभिलेख से आप क्या कर सकते हैं? बच्चे के संपूर्ण विकास का पता लगाया जा सकता है संचयी अभिलेख से। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम से जानना चाहिए, क्योंकि इसका मुख्य लाभ होता है कि वह शिक्षक छात्र का अनुशासन संबंध बढ़ेगा। शिक्षक और छात्र का संबंध क्या होता है? बढ़ता है। इसे नाम से, अगर हम किसी बच्चे को नाम से पुकारते हैं तो हर बच्चा अपने शिक्षक के मुख से अपना नाम सुनना चाहता है, इसलिए भी शिक्षक को बच्चे का नाम पता होना चाहिए। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान जैसे कोई प्रश्न पूछता है बच्चा तो उसको कहते हैं कि बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है इसने, और इसके प्रश्न का हम लोग स्वागत करते हैं। छोटे बच्चे को कोई विषय वस्तु याद करने का सबसे अच्छा उपाय समझते हैं? अब बच्चा छोटा है तो उसको याद करना पड़ेगा, रटवाना पड़ेगा, बार बार दोहरा करके रटवाना पड़ेगा। जैसे गाड़ा फाड़ा गिनती को बच्चे सब क्या करते हैं? रट के याद करते हैं, बार बार दोहरा के याद करते हैं। छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरी समय तक पढ़ाता है तो क्या उसे आप लाभप्रद मानते हैं? नहीं, यह पता क्या है? उबाऊ है। उसको भी शिक्षक को बदल बदल के क्लास लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारा प्रश्न का ये सेट खत्म होता है। मित्रों, आपसे एक बार फिर हम आग्रह करेंगे कि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत ही जल्दी हम अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।